गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। इससे फर्स्ट लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में पढ़ा था तथा कृष्णिका के बारे में हमने ये बताया था कि कृष्णिका जो है जितनी आवर्ती की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करती नहीं है उतनी ही आवर्ती की तरंग दैर्ध्य को वापस उत्सर्जित करती है, जो कि एक आइडल कृष्णिका का गुण होता है। लेकिन आइडल कृष्णिका रियलिटी के अंदर पॉसिबल नहीं है। कुछ आइडल कंडीशंस के अंदर ही कृष्णिका आइडल कृष्णिका का अपन फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब है कृष्णिका विकिरण के अध्ययन से कुछ नियमों की व्युत्पत्ति होती है। अब कुछ साइंटिस्टों ने कृष्णिका का अध्ययन कर अपने अपने नियमों को प्रस्तुति दी, जो निम्न प्रकार है। सबसे पहले है वीन का विस्थापन नियम। ये नियम काफ़ी बार एक नंबर के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए अपन इसको अलग से स्टडी कर लेते हैं। हम जानते हैं कि तापमान बढ़ाने पर उच्चतम ऊर्जा उत्सर्जन कम तरंगदैर्ध्य के विस्थापित होता है, अर्थात वक्रों का शीर्ष कम क्रमदैर्ध्य वाली तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है। इसको हम वीन के विस्थापन नियम द्वारा समझ सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपने ग्राफ ग्राफ प्लॉट किया था एनर्जी डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में। हमने देखा था कि एक उच्चतम तापमान के बाद में जो एनर्जी मैक्सिमा था वो वापस लोअर टेम्परेचर या लोअर एनर्जी की तरफ विस्थापित हो रहा था। ठीक है, इसको हम वीन के विस्थापन द्वारा समझ सकते हैं। जैसे तापमान में वृद्धि करने पर उच्चतम उत्सर्जन वाली विकिरणों का तरंगदैर्ध्य परम ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लैम्डा मैक्स समानुपाती हो गया 1/T के, अर्थात तापमान में वृद्धि करने पर लैम्डा मैक्स का मान घटता जाता है। ठीक है, ये फिक्स मैक्सिमा के बाद में, मतलब लैम्डा मैक्स के बाद में जब तापमान इंक्रीज करेंगे तो वापस निम्नलिखित की ओर घटता जाता है। या लैम्डा मैक्स अतः तापमान में वृद्धि करने पर लैम्डा मैक्स का मान घटता है, या लैम्डा मैक्स इंटू टी बराबर बी। या बी क्या है, वीन का विस्थापन गुणांक, जिसकी वैल्यू होती है 2.93 इंटू 10⁻³ एम के मीटर केल्विन। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि तरंगदैर्ध्य लैम्डा मैक्स तथा उसके संगत परम ताप टी के गुणनफल का मान हमेशा स्थिर रहता है। वीन के ऊष्मागतिकी सिद्धांतों के आधार पर कृष्णिका विकिरण की ऊर्जा घनत्व के लिए एक सूत्र प्रतिपादित किया, जिसका था कि परम ताप टी पर तरंगदैर्ध्य परिसर लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा का घनत्व निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ई बराबर के लैम्डा की पावर -5 ई की पावर ए अपॉन लैम्डा टी डॉट डी लैम्डा, जहाँ ई है तरंगदैर्ध्य परिसर लैम्डा तथा डी लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य प्रति सेकंड उत्सर्जित कुल ऊर्जा घनत्व, के और ए यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस सूत्र के द्वारा जो अपन ने एनर्जी डेंसिटी और टेम्परेचर के ग्राफ प्लॉट किया था, तो एक क्षेत्रफल के बीच में अगर अपन को परम ताप और तरंगदैर्ध्य के बीच में रिलेशंस फाइंड आउट करना है, या किस टेम्परेचर के ऊपर कितनी तरंगदैर्ध्य रिलीज हो रही है, तो इस सूत्र के द्वारा हम वो फिक्स क्षेत्रफल या फिक्स एरिया के अंदर उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वीन का विस्थापन नियम लघु तरंगदैर्ध्य क्षेत्र के लिए सही है, अर्थात लघु तरंगदैर्ध्य क्षेत्र में तो ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या कर सकता है, लेकिन दीर्घ तरंगदैर्ध्य के लिए पूरी तरह असफल रहा। ठीक है, मतलब छोटे वैल्यूज़ के लिए, कम आवृत्ति वाली तरंगदैर्ध्य के लिए या लघु तरंगदैर्ध्य के लिए केवल वीन का विस्थापन का नियम अपन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर दीर्घ बड़े तरंगदैर्ध्य वाली बात करते हैं अपन, ठीक है, वहाँ पर ये जो लॉ है अपन अप्लाई नहीं कर सकते। अर्थात दीर्घ तरंगदैर्ध्य क्षेत्र में प्रायोगिक वक्रों तथा सैद्धांतिक वक्रों में असंगति हो जाती है। ठीक है, जब आप बड़ी तरंगदैर्ध्य वाले कर्व प्लॉट करें, तो जो एक्चुअल वैल्यू है और जो अपन ग्राफिकल तौर से अपन लॉ लगाकर जो प्लॉट बना रहे थे, उन दोनों के बीच में असंगति आ जाती है, मतलब जो डाटा हैं मिसमैच होते हैं। इस वजह से ये लॉ है वो बड़े तरंगदैर्ध्य के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इस प्रकार दीर्घ तरंगदैर्ध्य क्षेत्र के लिए इस सूत्र द्वारा प्राप्त ई के मान ई के प्रायोगिक मानों से कम प्राप्त होते हैं। सेकंड है स्टीफन या बोल्ट्जमान का नियम। ये नियम स्टीफन ने तथा बोल्ट्जमान ने दिया था। इस नियम अनुसार कृष्णिका की प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। ठीक है, इसने बताया था कि कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से
जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो परम ताप के 4th घात के समानुपाती होते हैं। तो ई समानुपाती टी की पावर 4, तो ई बराबर सिग्मा T4। यहाँ पर सिग्मा क्या हो गया? स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 5.666 इंटू 10⁻⁻5 अर्ग सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमान नियम केवल कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए काम आता है, ना कि ऊर्जा हास के लिए। ठीक है। ये नियम केवल ये बता रहा था कि कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, लेकिन इससे अपन इस फॉर्मूले से अपन ये बता नहीं पा सकते थे कि कितनी ऊर्जा का लॉस हो रहा है। यदि कृष्णिका का प्रति एकांक क्षेत्रफल कैपिटल ए हो तो टी समय में उत्सर्जित ऊष्मा निम्न प्रकार होती है। ई बराबर एटी सिग्मा टी की घात 4। वोल्टेजमान ने ऊष्मागतिक सिद्धांतों के आधार पर स्टीफन के नियम का सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत किया और यह बताया कि यह नियम केवल कृष्णिका के लिए ही लागू होता है। ठीक है। अतः इस नियम को स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कहते हैं। तीसरा है रेले और जीन्स का नियम। रेले तथा जीन्स ने 1900 में जो पुरानी मैकेनिक्स थी उसके आधार पर एक कृष्णिका से उत्सर्जित ऊर्जा वितरण के लिए एक सूत्र प्रतिपादित किया था। क्या था कि ये सूत्र क्या था? इस नियम अनुसार परमताप टी पर तरंगदैर्ध्य परास लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा का घनत्व निम्न प्रकार होता है। ठीक है। अब उसने रेले तथा जीन्स ने एक तरंगदैर्ध्य परास के बीच में जो प्रति सेकंड ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है उसके घनत्व को निम्न प्रकार स्पष्ट किया। ठीक है। उन्होंने बताया था कि ई लैम्डा डॉट डी लैम्डा बराबर 8 पाई के टी लैम्डा की पावर -4 की मान डी लैम्डा से डी लैम्डा कैंसिल होता है, तो ई लैम्डा बराबर 8 पाई के टी बराबर अपॉन लैम्डा की पावर 4। ठीक है। यहाँ पर के क्या है? वोल्टेज मान कांस्टेंट है, तो ई लैम्डा समानुपाती हो गया 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4 के। अतः स्पष्ट है कि विकिरणों का तरंगदैर्ध्य बढ़ता है ऊर्जा घनत्व ई घटता है। तथा रेले जीन्स का नियम विकिरणों के दीर्घ तरंगदैर्ध्य के लिए ही लागू होता है। लघु तरंगदैर्ध्य के लागू करने पर सैद्धांतिक मान तथा प्रायोगिक मान में भिन्न होता है। ठीक है। ये नियम जो था ये बड़ी तरंगदैर्ध्य की परास के लिए ही लागू कर सकते हैं। ठीक है। छोटी तरंगदैर्ध्य की परास के लिए ये नियम लागू नहीं होता था। इस प्रकार उपरोक्त नियम से स्पष्ट है कि वीन का ऊर्जा सूत्र ई बराबर के लैम्डा की पावर -5 ई की पावर -a अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा तथा रेले का ऊर्जा सूत्र ई बराबर 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 दोनों ही प्रायोगिक स्पेक्ट्रम वक्रों की व्याख्या करने में असमर्थ रहे, क्योंकि वीन का जो सूत्र था वो केवल लघु तरंगदैर्ध्य के लिए परास के लिए ही अप्लाई कर सकते थे और रेले और जीन्स का जो सूत्र है वो दीर्घ तरंगदैर्ध्य के परास के लिए अपन लागू कर सकते हैं। दोनों ही सूत्र कंप्लीटली कृष्णिका की ऊर्जा विकिरणों के उत्सर्जन की व्याख्या नहीं कर पाया था। ठीक है। अतः रूढ़ यांत्रिकी के आधार पर, ठीक है, जो पुरानी मैकेनिक्स थी उसके बेसिस के ऊपर अपन प्रयास करने में असफल होने पर मैक्स प्लांक ने आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर ऊर्जा वितरण के लिए एक नियम प्रस्तुत किया। ठीक है। अब पुरानी जो मैकेनिक्स थी जब वो कृष्णिका की व्याख्या नहीं कर पाए थे तो मैक्सवेल और प्लांक ने अपना एक मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स के लिए एक मॉडर्न कंसेप्ट प्रस्तुत किया था। फोर्थ, जिसको हम फोर्थ पढ़ते हैं, प्लांक विकिरण नियम। ठीक है। इसमें था कि रेले जीन सूत्र केवल दीर्घ तरंगदैर्ध्य के लिए ही सही परिणाम देता है, लघु तरंगदैर्ध्य के लिए असफल हो जाता है। उसी प्रकार वीन के सूत्र से ठीक विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं, अर्थात ये लघु तरंगदैर्ध्य के लिए सही परिणाम देता है। अतः 1901 में मैक्स प्लांक ने एक नई विचारधारा का प्रतिपादन किया जिससे कि एक ऐसा अनुभाविक सूत्र प्राप्त हो सके जो कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक स्पेक्ट्रम से मैच करता हो। इन कृष्णिका विकिरण की व्याख्या करने हेतु मैक्स प्लांक ने एक क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है। ये सिद्धांत क्या था? देखते हैं कि इस सिद्धांत के दो पोस्टुलेट्स थे। पहला था कि विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण असतत
ठीक है? कंटिन्यूअसली नहीं होता। असतत तथा ऊर्जा के छोटे-छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटॉन। पहले अपन ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि ठीक है, कि ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है, वो कंटिन्यूअसली ना होकर असतत छोटे-छोटे बंडलों या फोटॉन्स के तौर पर होता है। प्रत्येक फोटॉन में निश्चित ऊर्जा ई होती है, जो विकिरणों की आवर्ती न्यू पर निर्भर करती है। ठीक है? ई आवर्ती न्यू के समानुपाती तथा तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। ठीक है? तो ई क्या हो गया? ई बराबर एच ट्यू। ठीक है? तो ई बराबर हो गया सी अपॉन लैम्ब्डा, जहाँ सी की वैल्यू है न्यू लैम्ब्डा, तो न्यू बराबर हो गया सी अपॉन लैम्ब्डा। और एच क्या है यहाँ पर? प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल से जेएस। ठीक है? जूल सेकेंड। मैक्स प्लांक के अनुसार किसी कृष्णिका से उत्सर्जित व अवशोषित विकिरणों की ऊर्जा अविरक्त नहीं होती, अपितु क्वांटा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। मैक्स प्लांक ने यह बताया था कि जो उत्सर्जित और अवशोषित ऊर्जा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली उसका ना तो रिलीज होती है, ना ही अवशोषित होती है। ठीक है? उन्होंने बताया था कि ये क्वांटा के गुणज के रूप में होती है। ठीक है? तो ई बराबर एन स्मॉल एन एच न्यू, जहाँ एन है पूर्ण संख्या, अर्थात ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन 2h न्यू, 3h न्यू तथा 4h न्यू उच्च ऊर्जा इकाइयों में होता है। इस प्रकार विवरण से स्पष्ट है कि ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन विविध तथा क्वांटीकृत होता है। ठीक है? मैक्स प्लांक ने उपरोक्त नियम का उपयोग कर किसी कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाली विकिरणों के ऊर्जा घनत्व के निर्धारण के लिए एक सूत्र प्रस्तुत किया। वो क्या था? कि ई लैम्डा डॉट डी लैम्डा, एक लैम्डा परास के बीच में, फिर इसने सूत्र को अप्लाई किया, बराबर 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डॉट 1 अपॉन ई की पावर एस सी लैम्डा के टी माइनस 1 डॉट डी लैम्डा। यह सूत्र तरंगदैर्ध्य के संपूर्ण परास में प्रायोगिक तथ्य से मेल खाता है। इसके आगे अपनी है उपयोगिता, जो अपन अपने अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच।